गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले वीडियो में एडवर्ब पढ़ाए हम और उसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ टाइम चल रहा है, जिसमें स्टिल और येट के प्रयोग को मैंने पढ़ा दिया। जस्ट नाउ हो चुका है, लेट लेटली रिसेंटली हो चुका है और अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ at present, presently and shortly। आज आप सीखेंगे कि at present, presently और shortly का प्रयोग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, मैं इन्हें ट्रिकी टाइप आपको बताऊंगा। एट प्रेजेंट का प्रयोग हम वर्तमान में के अर्थ में करेंगे, तो इसके हिंदी से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह उन वाक्यों में आएगा जो प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करेंगे। एट प्रेजेंट उन वाक्यों में आएगा जो प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करेंगे। यह कहाँ आता है? तो यह प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है। प्रायः वाक्य के प्रारंभ में, यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हम एट प्रेजेंट का प्रयोग देखते हैं। दूसरा वर्ड है प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक, इसका अर्थ होता है शीघ्र। प्रेजेंटली का प्रयोग एक शीघ्र के अर्थ में होता है और दूसरा वर्तमान में या अभी अभी के अर्थ में होता है। एक प्रयोग इसका शीघ्र के अर्थ में होता है और दूसरा प्रयोग इसका वर्तमान में या अभी के अर्थ में होता है। तो जब इसका प्रयोग हम शीघ्र के अर्थ में करते हैं तब यह फ्यूचर टाइम वाले वाक्यों में आता है। फ्यूचर टाइम वाले वाक्यों में आता है। और जब इसका प्रयोग प्रेजेंट वर्तमान में के अर्थ में करते हैं तब यह प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने वाले वाक्यों में आता है। यानी प्रेजेंटली का प्रयोग करते समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। यह फ्यूचर टाइम को भी व्यक्त कर लेगा क्योंकि इसका एक अर्थ शीघ्र भी होता है और यह वर्तमान में के अर्थ में भी आ जाएगा या अभी के अर्थ में आ जाएगा और यह प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने लगेगा। लेकिन यहाँ भी मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ जिससे बहुत समय गंवाए बिना आप इजीली डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ हमें किस अर्थ में इसे यूज करना है या किया गया है। प्रेजेंटली जब शीघ्र के अर्थ में आता है तो वाक्य के लास्ट में आता है, वाक्य के अंत में आता है, वाक्य के अंत में आता है। और जब वर्तमान में के अर्थ में रहता है तो यह एक्सुलियरी वर्ब के बाद रहता है। फिर से समझ लें, जब यह शीघ्र के अर्थ में आता है तो जिस पार्ट में लगा रहता है उस पार्ट में ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड्स के बाद में आता है। और जब यह प्रेजेंटली वर्तमान में का काम करता है तो यह प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करते हुए एक्सुलियरी वर्ब के बाद में आता है। अब रही बात शॉर्टली की, तो शॉर्टली का प्रयोग हम शीघ्र के अर्थ में करते हैं। शॉर्टली का प्रयोग हम लोग शीघ्र के अर्थ में करते हैं और यह सिर्फ फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए आता है। यह सिर्फ फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। अब इन सब पर एग्जाम्पल लेकर के समझना होगा। डैश ही इज लिविंग इन पटना। Example number 2, he is dash in Patna. Number 3,
द ट्रेन इज टू arrive here dash. Next, I'll meet you dash. अब ये 4 सेंटेंस हमने दिया और यहाँ इन चारों के माध्यम से हम इन तीनों के प्रयोग को बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। पहला एग्जाम्पल है डैश ही इज लिविंग इन पटना। हमें टाइम पर ध्यान देना है। कहा जा रहा है इज लिविंग यानी वह रह रहा है, तो वह रह रहा है यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। अब प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम एट प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं या हम प्रेजेंटली का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें पोजीशन को देखना होगा कि कहाँ हमें इसको रखना है, प्लेस कहाँ करना है। तो हमें इसको प्लेस करना है वाक्य के प्रारंभ में, और प्रेजेंट टाइम जो है प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है। एट प्रेजेंट प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आता है, इसलिए इस वाक्य में हम लोग भरेंगे एट प्रेजेंट। दूसरा, ही इज डैश इन पटना एक्सुलियरी वर्ब के बाद की स्थिति को व्यक्त करना है, और इज लगा हुआ है यानी यह भी प्रेजेंट टाइम को ही व्यक्त कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम प्रेजेंटली भरेंगे और इसका अर्थ होगा नाउ। प्रेजेंटली का अर्थ होगा नाउ, अभी या वर्तमान में। नंबर 3, द ट्रेन इज टू अराइव हियर डैश। यह वाक्य इज एक्सुलियरी वर्ब लिए हुए है, लेकिन यह फ्यूचर टाइम को दर्शाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, यानी जाने का काम फ्यूचर टाइम में होगा। तो जब यह स्ट्रक्चर आता है इज एम आर प्लस टू, तो वह प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। इसलिए द ट्रेन इज टू अराइव हियर, गाड़ी यहाँ आने वाली है, तो हम यहाँ बेहतर होगा कि शॉर्टली का प्रयोग करें, और यदि ऑप्शन में शॉर्टली न हो तब प्रयोग कर सकते हैं हम प्रेजेंटली का। दोनों सही है, लेकिन बेहतर होगा शॉर्टली। इसको ऐसे भी बोला जाता है, लिखा जाता है द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2। तो आ रही है, इट मीन्स आई नहीं है, आ रही है यानी वहां टाइम जब वो पहुंचेगी फ्यूचर का होगा। इसलिए ऐसे वाक्यों में आपको शॉर्टली या प्रेजेंटली भरना होता है, लेकिन शॉर्टली बेटर होता है। नेक्स्ट, आई विल मीट यू डैश, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा, तो बेहतर होगा हम शॉर्टली का प्रयोग करें, और ऑप्शन में शॉर्टली ना हो तो आप प्रेजेंटली का प्रयोग भी कर सकते हैं। शीघ्र के अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन बेहतर माना गया है शॉर्टली को, इसलिए हम उसको बेहतर बता रहे हैं। तो इस तरह से आपने सीखा एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली और शॉर्टली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके आगे ऑलरेडी और अर्लियर के प्रयोग से भी प्रश्न आते रहे हैं। अंग्रेजी बोलने में भी इनकी काफी जरूरत होती है। अब सीखना है कि कहां हम ऑलरेडी का प्रयोग करें और कहां अर्लियर का प्रयोग करें। सिर्फ पोजीशन को लेकर के इसमें गड़बड़ी आती है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ऑलरेडी और अर्लियर ये दोनों टाइम डिनोटिंग वर्ड हैं, टाइम डिनोटिंग एडवर्ब हैं, और इनके प्रयोग में हमें एक बात की सावधानी रखनी होती है, पोजीशन की। अर्थ में अंतर नहीं होता है, अर्थ दोनों का ही होता है पहले ही। ऑलरेडी का अर्थ भी पहले ही और अर्लियर का अर्थ भी पहले ही। पोजीशन का ध्यान रखें, पोजीशन के लिए ट्रिक है, ये प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं हैड, हैव, हैड प्लस ऑलरेडी प्लस V3। अगर आपको ऑलरेडी का यूज वाक्य में करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करें। बोलचाल की भाषा में इज एम आर के साथ भी आता है, जैसे मैं पहले ही लेट हूं, आई एम ऑलरेडी लेट। लेकिन जब भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं
तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहते हैं। और उस स्थिति में कहाँ रखें, तो हैज, हैव, हैड के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले। अब अर्लियर को कहाँ रखें, तो अर्लियर को आप वाक्य के में ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिख लेंगे हैज, हैव, हैड लिख लेंगे, V3 लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को लिख लेने के बाद आप रखेंगे अर्लियर को। एग्जाम्पल, I had informed him that, और I had dash informed him। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन मिल रहा है हमें इसे पुट करने के लिए, तो पहले वाक्य में हमें अर्लियर भरना चाहिए और दूसरे वाक्य में ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भरना है, तो यहाँ हमें ऑलरेडी भरना चाहिए। कुछ लेखक अपनी पुस्तक में लिख दिए हैं कि ऑलरेडी और अर्लियर में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ शिक्षक भी पढ़ाते हैं कि कहीं भी रख दो। मैं यही कहूंगा कि जानकारी की कमी है, जानकारी का अभाव है। जो लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी रख दो चलेगा, तो जानकारी का अभाव है, कहीं भी आप नहीं रख सकते हैं। अगर आप टू द पॉइंट इन्हें यूज करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को कंप्लीट कर लिए। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट जो होता है वो हम शुरू करेंगे, जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम कंप्लीट हुआ। जितना कुछ मैंने पढ़ाया इससे अधिक से प्रश्न नहीं आएगा, इसी में से प्रश्न आएगा, एकदम निश्चित है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस दूसरा पार्ट होता है सिंपल एडवर्ब का, जिसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, तो इसके नाम से ही एडवर्ब के जितने भी काइंड्स हैं उनके नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या व्यक्त करने वाले हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी प्लेस को व्यक्त करने वाला एडवर्ब। यदि ट्रिकली आप इसे समझना चाहते हैं तो मैं यहां एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आप हिंदी से प्रश्न पूछते हैं तो कहां या किस स्थान पर, कहां या किस स्थान पर लगा करके क्वेश्चन बनाइए और जो आपको आंसर प्राप्त होगा वह एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होगा। वेयर या एट विच प्लेस। इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश देन यू मस्ट यूज where and at what place and your answer would be adverb of place। जो आंसर आपका आएगा वह adverb of place ही होगा। जैसे ये निम्नवत है, निम्नलिखित है। क्या क्या है इसमें, here, there, up, down, within, etc। सेंटेंस में एग्जाम्पल, I will go there, he will come here। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल हुआ। और इतना ही नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसके अलावे और भी है और मैं उसे बताता हूं कि वो कौन कौन है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम एस जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाते हैं। यानी कुछ एडवर्ब एडजेक्टिव से बने होते हैं और जिस तरह से आप नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, उस तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में आप एस जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएंगे। जैसे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब।
बैकवर्ड यानी पीछे या पिछड़ा, बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की ओर, ये एडवर्ब हो गया, यह एडजेक्टिव है। फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड्स, नॉर्थवर्ड और नॉर्थवर्ड्स, ईस्टवर्ड और ईस्टवर्ड्स, साउथवर्ड, साउथवर्ड्स, वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड्स, इंडोर, इंडोर्स, आउटडोर, आउटडोर्स, इनवर्ड, इनवर्ड्स, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे एडवर्ब एडजेक्टिव से बनाए जा रहे हैं। अगर हम एडजेक्टिव के अंत में एस जोड़ दें तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाते हैं कुछ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा और मैंने मैक्सिमम लिख दिया, इससे अधिक संभवतः ही होता हो। अब इनके प्रयोग को समझना है। इनसे क्वेश्चन कभी कभार आता है, प्रायः इनसे प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी कभार इनसे प्रश्न आया है। एक दो बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है कि इनसे प्रश्न आया। आप इसके प्रयोग को भली भांति समझ लें, एक भी एरर आपसे नहीं छूटेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं छूटेगा, या कोई भी फिलर ही आ गया तो वो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी एडजेक्टिव हैं। अतः इनका प्रयोग आप वहां करें जहां ठीक बाद में नाउन हो। इनका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां ठीक बाद में नाउन हो, और इन सब का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां ठीक बाद में नाउन न हो। फिर से समझ लें, अगर नाउन दिया हुआ हो तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग करें, नाउन न दिया गया हो तो आप एडवर्ब का प्रयोग करें। ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं और बने हुए हैं एडजेक्टिव से। अब मैं एग्जांपल में एरर दे रहा हूं। Many trees fell down owing to severe westwards wind. Many trees fell down owing to severe westwards wind. इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ wind नाउन लगा हुआ है। तो जब वाक्य में नाउन लगा हुआ हो तो एडवर्ब का प्रयोग हमें नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ हमें लिखना होगा वेस्टवर्ड, क्योंकि यहाँ नाउन लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, he was going eastward. He was going eastward. आप इजीली ट्रिक से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ एरर है। क्या एरर है? तो ईस्टवर्ड शब्द जब लगा तो इसके बाद एक नाउन चाहिए, और अगर नाउन नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। ईस्टवर्ड के जगह पर यहाँ हमें प्रयोग करना होगा ईस्टवर्ड्स का। I saw through, मैं तार गया, मैं समझ गया। His
इनवर्ड हैप्पीनेस, यहां हम इनवर्ड्स कर देते हैं। आई सॉ थ्रू हिज इनवर्ड्स हैप्पीनेस, उसके अंदरूनी खुशी को मैं तार गया या मैं समझ गया। तो यहां पर हैप्पीनेस शब्द जो है वह एक नाउन है और इसमें हम इनवर्ड्स का प्रयोग किए हुए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो हैप्पीनेस के विशेषता में एक एडजेक्टिव चाहिए और इसलिए यहां हम इनवर्ड्स के जगह पर इनवर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, दे शुड प्ले दे शुड प्ले आउटडोर, तो यह गलत है। दे शुड प्ले आउटडोर में आउटडोर के बाद कोई नाउन नहीं आया है और चूंकि आउटडोर के बाद नाउन नहीं आया है इसलिए यह सेंटेंस गलत है। तो हम इस आउटडोर को क्या करें कि यह सही हो जाए, तो आउटडोर के बदले हम आउट डोर्स का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। तो मैंने जो ट्रिक बताया उस पर ये 4 एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अब इस पर चाहे कितना भी कॉमन एरर आए आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं और बिना समय गंवाए आप एरर को तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। एक साथ आप दोनों चीज सीख रहे हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इत्यादि की चर्चा करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।